आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8th क्लास की एसएसटी की वर्कशीट, जो कि है हमारे अतीत से और यानी कि इतिहास से, और आज की वर्कशीट का नंबर है 13 और तारीख है आज की 9 नवंबर। आपको याद है हम पीछे हमने जो कुछ भी पढ़ा उसमें अब तक हम पढ़ चुके हैं कि कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी इंग्लैंड से भारत आती है व्यापार करने के लिए, और धीरे धीरे वो बक्सर और प्लासी के युद्ध के बाद यहाँ की नवाब बन जाती है। अब हम पढ़ रहे हैं आगे कि बंगाल को तो इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन बाकी राज्यों में कंपनी का शासन कैसे फैला। कंपनी का फैलता शासन, ये हमारी हेडिंग है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जैसे ही इन्होंने बक्सर की लड़ाई को जीता और उसके बाद बंगाल के नवाब बन गए, उसके कुछ समय के बाद इन्होंने क्या किया, भारत की जो दूसरी रियासतें थीं, जितनी भी रियासतें थीं, उनमें एक व्यक्ति रखा और जिसको बोला जाता था रेजिडेंट। अब इस रेजिडेंट का काम था कि हर राज्य में या हर रियासत में, उस वक्त राज्य नहीं होते थे, रियासत बोलते थे, उनके सब राजाओं के जो छोटे छोटे क्षेत्र थे उन्हें रियासत कहा जाता था। इन्होंने क्या किया कि उन्हें कहा गया कि आप अपनी कंपनी के हितों की रक्षा करेंगे और उन्हें आगे बढ़ाएंगे। तो ये रेजिडेंट जो है कंपनी का व्यक्ति है और ये एक तरीके से राजनैतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि है। तो अब ये व्यवसाय के बारे में तो देखते ही देखता था, साथ में जहां पर इसकी नियुक्ति की जाती थी वहां के राजनीतिक जो मामले होते थे उनमें भी दखल देता था, और ये तय करते थे कि राजा कौन बनेगा, किसको राजा बनाएंगे और किस पद पर किसको बिठाएंगे। ये सभी चीजें ये रेजिडेंट की मदद से कंपनी और कंपनी के अफसर तय करने लगे। और इसी तरह एक संधि चलाई गई। संधि का मतलब होता है एक तरीके से एक शर्त तैयार करना, एक वो भी कागजों पर लिखित रूप में तैयार कर देना, जिसमें जो भी कुछ लिखा होता है वो आपको मानना पड़ता है। तो अगर आप उसको हस्ताक्षरित करते हैं तो उसे आपको मानना होगा। तो इसी तरह से ये सहायक संधि का क्या मतलब था। सहायक संधि अगर कहें तो ये एक तरीके से एक बंदोबस्त है। जो भी रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी, यानी इस सहायक संधि को अपना लेती थी, साइन कर देती थी इस पर, तो उसके बाद एक तो वो सेना नहीं रख सकती थी। उसको जब भी सेना की जरूरत होगी तो उसे कंपनी सेना देगी, और सेना के रखने का जो भी खर्चा है वो राजा देगा। मतलब जो रियासत का राजा है खर्चा तो देगा पर अपने पास सैनिक नहीं रख सकता। और अगर एक बार भी वो अदा करने में रकम चूक जाता है, देने में जो पैसे दिए जाने हैं वो नहीं दे पाया, तो उसे अपना इलाका देना पड़ता था कंपनी को, यानी कि अपने क्षेत्र में से कुछ हिस्सा देना पड़ता था। और अगर वो नहीं भी देता है तो कंपनी उस पर कब्जा कर लेती थी। उदाहरण दिया गया है कि जब रिचर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल था उस वक्त अवध के नवाब को 1801 में अपना आधा इलाका कंपनी को देना पड़ा था। वो मजबूर हो गया था क्योंकि वो सहायक सेना को रखने के लिए जो रकम देनी थी, यानी धन देना था, वो दे नहीं पाया था। और इसी सहायक संधि के आधार पर हैदराबाद को भी छीन लिया गया था। तो चलो अब बढ़ते हैं आगे। अब हम देख चुके हैं कि किस तरह से इन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप करके पहले बंगाल को, अवध को, फिर हैदराबाद को, और फिर धीरे धीरे करके बाकी सभी जगहों को भी हथिया लिया। तो पहले ये सिर्फ व्यवसायिक स्तर पर एक्टिव थे, अब ये राजनीतिक स्तर पर भी एक्टिव हो चुके हैं और राजनीतिक स्तर पर भी इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। अब इन्होंने सीधी लड़ाई, अभी तक हम देख रहे हैं कि इनडायरेक्ट तरीके से, मतलब घुमा फिरा कर ये सहायक संधि बना दी। इस तरीके के दूसरे तरीकों से ये हथिया रहे थे जगहों को, जैसे सहायक संधि थोप दी कि भाई अब तुमने सेना के लिए पैसा नहीं दिया तो अब हम तुम्हारा इलाका छीन रहे हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ राज्य, ऐसी भी कुछ रियासतें थी उस जमाने में जो किसी भी तरीके से इनकी चाल में नहीं फंसी, तो उनसे इन्होंने सीधे लड़ाइयां की और सीधे लड़ाई करके उन्हें अपने कब्जे में ले लिया। और ऐसा ही हम देखते हैं मैसूर के बारे में। तो अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों को बचाने के लिए इन्होंने सीधी लड़ाई की टीपू सुल्तान और हैदर अली। तो हैदर अली पिता का नाम है, ये मैसूर रियासत के शासक थे और ये 1761 से 1782 तक राजा रहने के साथ साथ इनकी लड़ाइयां भी हुई अंग्रेजों के साथ। उसके बाद इनका पुत्र जो है, हैदर अली के मृत्यु के बाद कैंसर से हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद टीपू सुल्तान जो है वो उनका बेटा राजा बनता है, और ये 1782 से 1799 तक। तो चलो शुरू करते हैं अपना
इनके बारे में कुछ जानकारी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने राज्य को, अपनी रियासत को आधुनिक बनाने की कोशिश की, क्योंकि इन्हें अच्छी तरीके से पता था कि आसपास जो कुछ भी हो रहा है अंग्रेज एक ना एक दिन इनके राज्य को भी हड़प सकते हैं, और इन्होंने अपने जनता की खुशहाली के लिए हर संभव काम किया। तो ये शक्तिशाली शासक थे, और इनके राज्य में, यानी जब ये राजा थे उस दौरान इनके राज्य के का जो तट था, मतलब मैसूर राज्य का जो तट था, मालाबार तट, वहां से व्यापार किया जाता था। किसका? काली मिर्च का और इलायची का। तो टीपू सुल्तान ने अपने बंदरगाह से काली मिर्च और इलायची को बेचना, यानी निर्यात करना, कंपनी को निर्यात करना बंद कर दिया, और साथ में जो वहां के दूसरे स्थानीय सौदागर थे उनको भी मना कर दिया कि आप कंपनी के साथ व्यापार नहीं करेंगे। कंपनी किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजों की। तो टीपू सुल्तान ना तो खुद उनके साथ कोई व्यापार का रिश्ता रखा उसने, और ना ही अपने यहाँ की अपनी जनता को या अपने यहाँ के सौदागरों को उनके साथ कोई रिश्ता रखने के लिए मना कर दिया। इसके बाद उसने क्या किया, उसने फ्रांसीसी लोगों के साथ व्यापारिक संबंध बनाए, यानी कि अब वो ये सभी चीजें फ्रांस के लोगों को बेचने लगा, और उनकी मदद लेकर उसने अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया। मतलब उस जमाने में जैसी सेना अंग्रेजों के पास थी, फ्रांस के पास थी, वैसी ही सेना वो अब अपनी बनाने लगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर युद्ध होगा तो हमें उनके जैसा होना चाहिए, बंदूकें, गोला बारूद आदि सभी का इस्तेमाल करना चाहिए, आना चाहिए, और वो हमारे पास होना भी चाहिए। तो जब ये सब होने लगा तो अंग्रेज जो है वो आग बबूला हो गए, गुस्से में आ गए, और उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक युद्ध करते ही रहे। तो मैंने तुम्हें बताया ही कि हैदर अली के टाइम में भी युद्ध हुए थे। दो युद्ध तो हैदर अली के टाइम में ही हो रहे थे, और युद्ध के दौर में ही हैदर अली की कैंसर से मृत्यु हो गई थी। तो पहला युद्ध 1767 से 1769 हैदर अली के टाइम में, दूसरा युद्ध हैदर अली के टाइम में शुरू हो गया 1780 में, लेकिन 82 में उनकी मृत्यु हो गई, पर यह युद्ध चला 84 तक। फिर तीसरा युद्ध जो है 1790 से 92 में हुआ, जो कि टीपू सुल्तान के समय में हुआ, और फिर चौथा युद्ध हुआ 1799 में। जब लड़ाई हुई तो श्रीरंगपट्टनम में जब ये लड़ाई हो रही थी तो टीपू सुल्तान उस युद्ध में मारे गए, और उसके बाद मैसूर को, जो एक पुराना राजवंश था, वोडियार राजवंश, उन्हें सौंप दिया अंग्रेजों ने, और फिर मैसूर पर भी सहायक संधि लगा दी, यानी कि अब जो नया राजवंश है वो भी सेना नहीं रख सकता। सेना कौन रखेगा? अंग्रेज रखेंगे, और खर्चा कौन देगा? मैसूर देगा। अब बढ़ते हैं आगे। बिल्कुल इसी तरीके से मराठे भी जो है इनकी बहुत सारी तरह की चालों में नहीं फंसे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीधे स्तर पर उन्हें युद्ध करके हराया। तो मराठा बहुत ताकतवर थे, और वो पूरे भारतवर्ष को अपने एक छत्र के नीचे इकट्ठा करना चाहते थे, लेकिन अब तक मराठों के बीच में भी फूट पड़ चुकी थी। तो अगर आसान भाषा में दो तीन बातें देखें तो 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, और उसमें हार के बाद मराठा जो है उसमें हार गए थे, और दिल्ली से शासन चलाने का मराठों का सपना चूर हो गया था। मैंने आपको बताया ना, मराठा चाहते थे कि दिल्ली पर उनका शासन हो और पूरे भारतवर्ष को वो शासन करें। और इसके बाद उनका राज्य 3-4 हिस्सों में बट गया। वो थे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले राजवंश। ये सभी राजवंशों के नाम हैं। ये सभी सरदार, उससे पहले अगर हम बात करें, जब ये अलग अलग राजवंशों में बट गए, उससे पहले क्या होता था? उससे पहले होता ये था कि ये सभी सरदार थे, अलग अलग राजवंशों के मुख्य सरदार, और ये सारे सरदार जो प्रधानमंत्री होता था उसे पेशवा कहते थे। मराठा के प्रधानमंत्री को क्या बोलते हैं? पेशवा। जैसे आपने मूवी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, उसे बाजीराव को पेशवा कहा जाता है। तो पेशवा जो कौन है? वो प्रधानमंत्री है। तो जो प्रधानमंत्री होता था उसके अंतर्गत एक राज्य मंडल होता था, और उस राज्य मंडल का क्या मतलब हुआ? उसके अंदर ये सब शामिल होते थे जो मुख्य मुख्य सरदार हैं, और पेशवा जो है यानी वो इस राज्य मंडल का मुख्य प्रशासक है। वही सारे फैसले लेता था कि क्या करना है, कहाँ युद्ध करना है, किस पर हमला करना है, किसको किसको क्या देना है, क्या वगैरह वगैरह, जो बड़े बड़े निर्णय होते थे वही लेता था। और ऐसे दो नाम, जो दो बड़े पेशवा थे, उनमें महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस के नाम है, जो प्रसिद्ध मराठा योद्धा और राजनीतिज्ञ थे। और बालाजी का नाम तो मैंने आपको बता ही दिया है, ये महाराणा प्रताप के शिवाजी के टाइम में ये जो है पेशवा हुए, जिसमें हम बाजीराव और बाजीराव विश्वनाथ इन सब की बात कर सकते हैं। तो आपको शायद आगे पढ़ने का इन सब के बारे में मौका मिले, और आप अपनी किताब जरूर पढ़िएगा।
तो अब हम पढ़ते हैं कि एक के बाद एक कई युद्ध हुए और कंपनी ने मराठों को घुटनों के बल टिका दिया, यानी कि युद्ध में इस तरह हरा दिया कि अब और दोबारा खड़े हो पाना, अपनी शक्ति को इकट्ठी कर पाना इनके लिए संभव नहीं था। पहला युद्ध हुआ 1782 में, सालाबाई संधि हुई, उसके साथ वो खत्म हुआ और इसमें कोई भी जीता नहीं था, लेकिन संधि हुई थी कौन सी? सालबाई संधि। दूसरा युद्ध कब हुआ? 1803 से 1805 में हुआ और ये कई मोर्चों पर लड़ा गया। अब अलग अलग जगहों पर लड़ा जा रहा था, तो इसका नतीजा ये हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा और दिल्ली सहित बहुत सारे हिस्से जो है वो अंग्रेजों के कब्जे में चले गए। और तीसरा युद्ध जब 1817 से 19 में हुआ तो यहाँ पर मराठों की ताकत पूरी तरह खत्म हो गई और अब वो पेशवा जो सारे निर्णय लेता था और पुणे में रहता था, उसको पुणे से हटाकर कानपुर के पास बिठूर में भेज दिया गया। पुणे मतलब पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और वहां से कहाँ भेज दिया गया? बिठूर भेज दिया गया। बिठूर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो अब उसे उसकी पुरानी जगह से हटा ही दिया गया कि वो लोगों से संपर्क भी नहीं कर सकेगा, लोगों को एकजुट भी नहीं कर सकेगा। और इस तरीके से धीरे धीरे विंध्य के दक्षिण में, विंध्य मतलब पर्वत श्रेणी का नाम है, ये पर्वत का नाम है विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत के दूसरी तरफ दक्षिण भारत का जितना भी हिस्सा था वो सारा कंपनी के हिस्से में आ गया। तो चलो अब देखते हैं आज हमने क्या सीखा। हमारी वर्कशीट काफी सारी नॉलेज लेकर आई है हमारे लिए। सबसे पहले इन्होंने हमसे पूछा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों पर किस प्रकार कब्जा किया। तो जो भी राज्य रियासत इन्हें मान लेता था उन्हें सेना रखने का अधिकार नहीं था और सेना के बदले में उन्हें रखने के लिए उन्हें पैसे देने पड़ते थे और सेना रखती थी कंपनी। और अगर वो उस रकम को नहीं दे पाते थे तो उनका इलाका कंपनी छीन लेती थी, उस पर कब्जा कर लेती थी। दूसरा, अंग्रेज टीपू सुल्तान से क्यों आग बबूला हो गए और लड़ाई के क्या परिणाम हुए। वो आग बबूला इसलिए हो गए थे क्योंकि टीपू सुल्तान ने अपने मालाबार तट से काली मिर्च और इलायची का व्यापार अंग्रेजों के साथ करना बंद कर दिया। अपने स्थानीय सौदागरों को भी मना कर दिया कि अंग्रेजों के साथ आपको व्यापार नहीं करना है। इसी वजह और साथ में उन्होंने फ्रांस के साथ ये व्यापार करना शुरू कर दिया और फ्रांस के साथ अच्छे दोस्ताना संबंध बनाए। इसी वजह से अंग्रेज आग बबूला हो गए और लड़ाइयां हुई। लड़ाई का परिणाम ये हुआ कि अंत में 4 लड़ाइयां हुई। टीपू सुल्तान भी मारे गए, हैदर अली की मृत्यु तो हो ही चुकी थी और मैसूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। उन्होंने वोडिया राजवंश को मैसूर का शासन दे दिया और मैसूर पर सहायक संधि थोप दी। उसके बाद तीसरा प्रश्न है मराठा संघ के प्रमुख राजवंश कौन से थे और ये संघ किस प्रकार से शासित था। तो मराठा संघ के जो प्रमुख राजवंश थे उनके नाम हम पढ़ ही चुके हैं। उनके नाम थे सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले। और शासन व्यवस्था किस तरह होती थी? ये सब एक सरदार ये सारे सरदार जो थे वो एक पेशवा के अंतर्गत एक राज्य मंडल के सदस्य थे। उस राज्य मंडल का मुखिया कौन था? पेशवा था और वही निर्णय लेता था सभी सैनिक और प्रशासकीय, और वह पुणे में रहता था। उसके बाद हमसे चौथा प्रश्न पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों को किस प्रकार से अपने अधीन किया। तो मराठों को कैसे अधीन किया, तो उसका थोड़ा सा उत्तर बड़ा है और मैंने अभी आपको समझाया था। पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और फिर तीसरा युद्ध हुआ और अंत में हारने के बाद मराठा जब हार गए तो पेशवा को पुणे से यानी महाराष्ट्र से हटाकर कानपुर यानी कि यूपी में भेज दिया और अंग्रेजों ने बहुत सारे हिस्से पर, विंध्य पर्वत के दक्षिण में जितना भी हिस्सा था सारे हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे करना चाहती हूँ छोटी सी रिक्वेस्ट। प्लीज अगर आपने अभी तक वीडियोस को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपकी वीडियो के नीचे आ रहा है रेड कलर का निशान, जिस पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करते ही कलर हो जाएगा चेंज, मतलब चैनल हो गया है सब्सक्राइब। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। और फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी प्यारी वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार और धन्यवाद।